हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 एक इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम पे आया था। और इमरजेंसी अपने को पता होना चाहिए 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक लगाई गई थी, अप्रोक्सीमेटली 21 मंथ्स के लिए। ठीक है, उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से चेंजेस किए गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब अगर हम देखें कि की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि क्यों 1976 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो इसके अंदर जो की ऑब्जेक्ट्स के अंदर पहले नंबर पे था टू स्ट्रेंथन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी जाए। सेकंड है रिड्यूसिंग दी पावर ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी की पावर को थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, और थर्ड एक था कि जो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, उनके ऊपर थोड़ा और इम्पोर्टेंस दिया जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस थे जो 1976 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान लाए गए। तो अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं प्रीएम्बल अमेंडमेंट। अब प्रीएम्बल के अंदर 3 नए वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान प्रीएम्बल के अंदर 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, जिसके अंदर एक अपना सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल देखें अमेंडमेंट से पहले तो अपना प्रीएम्बल के अंदर था कि वी आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ठीक है, इसके दौरान 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन सिटीजन्स के लिए ऐड की गई और आर्टिकल 51A ऐड किया गया। न्यू आर्टिकल 51A ऐड किया गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। और एक न्यू पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ऐड की गई। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के हेल्दी
डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके लिए आर्टिकल 39 ऐड किया गया। दूसरा, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, आर्टिकल 39A। ठीक है। तीसरा क्या था, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of industries, आर्टिकल 43A। और फोर्थ था प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जिसके लिए आर्टिकल 48A ऐड किया गया। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 4 नए DPSP ऐड किए गए। फर्स्ट, आर्टिकल 39, जिसके अंदर चाइल्ड को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, हेल्दी डेवलपमेंट हो उनका। 39A के अंदर पुअर जो लोग हैं उनको फ्री लीगल एड दी जाए। आर्टिकल 43A में जो लेबर हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जाए। और फोर्थ नंबर था आर्टिकल 48A, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड किया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट्स की पावर को इन्हेंस किया गया, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे अनलिमिटेड पावर दे दिया गया पार्लियामेंट को, अनलिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है, मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड दी जुडिशियल रिव्यू, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे उनको आप कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेज सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बाद में ये ख़त्म कर दिया गया था, ये याद कर सकते हैं कि 1976 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान। लेकिन बाद में इम्पोर्टेंट है 1980 के अंदर मिनेर्वा मिल्स केस में इसको कर्टेल कर दिया गया था कि जुडिशियल रिव्यू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करना है तो जुडिशियल रिव्यू उसका हम कर सकते। थर्ड नंबर पे प्रेसिडेंट वाज बाउंडेड टू द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कि कैबिनेट से एडवाइस लेगा प्रेसिडेंट। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है कि अगर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, आर्टिकल 257A। ठीक है। उसके द्वारा अलग नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा और स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर दी गई। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 329A के अंदर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स थी जो पार्लियामेंट को अलग से दी गई कि अनलिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान।
प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस लेना बाउंडेड कर दिया गया। स्टेट के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है स्टेट्स में। और लास्ट लोकसभा स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर दी गई। इसके अलावा जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं, लोकसभा या स्टेट असेंबलीज, प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो ड्यूरेशन है उनको 5 साल से 6 साल कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था कि 5 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, जिन पे स्टेट का कंट्रोल था, स्टेट उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस करते थे। तो 5 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। ठीक है। अपने को पता है कि 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स थे। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 फॉरेस्ट, नंबर 3 वेट एंड मेजर्स, नंबर 4 प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। और 5 नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो पहले स्टेट लिस्ट के अंदर थे और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इनको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला गया।